नमस्कार दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो है आपका नक्सलवाद और उससे जुड़ी हुई समस्याएं। ये टॉपिक ना ही सिर्फ आपके ओवरऑल यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें भी जीएस पेपर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सहयोगी मिस्टर समीर पांडे जी को। थैंक यू शुभम। वो बंद हो गया, बैठिए तब। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है आपका वो है नक्सलवाद और उससे जुड़ी हुई भारत के लिए एक बड़ी चुनौती जो आपसे जुड़ी हुई रहती है, तो उसके बारे में आपका ये पूरा टॉपिक है। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे, जो मेरा सवाल है वो यही है आपका, कि जो नक्सलवाद है आपका वो एज सच आपका है क्या, मतलब इसके पीछे की विचारधारा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और अब इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि हाउ इट हैड इवॉल्व्ड। देखिए, नक्सलवाद अगर आप देखिएगा तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से रिलेटेड है, जो एक नक्सलबारी गांव में, जो वेस्ट बंगाल में आपका है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपके चारू मजूमदार के लीडरशिप में एक इंसिडेंट होता है, जिसमें वहाँ पे हिंसात्मक रवैया आपका अपनाया जाता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें जमींदार को मार दिया जाता है और उनके साथ जो कागज होते हैं उनको जला दिया जाता है, और जो एक तरह से उनके पास अनाज रहते हैं उनको, जितने भी लोग उनके साथ गए होते हैं, लगभग 100 के आसपास, 100 से 150 लोग, उनके साथ सामान वितरित कर दिया जाता है। ये नक्सलबारी गांव में जो इंसिडेंट होता है उसी के बेसिस पे नक्सलवाद हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ ये नहीं है। ये तो इंसिडेंट के बेसिस पे इसका नाम दिया गया। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हम लोग टेररिज्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म देखते हैं, उसमें एक आपका होता है आपके विचार उन्मुख आतंकवाद, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। उसी में दो भाग आपके बनते हैं, एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और एक राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डॉक्यूमेंट्स में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उपयोग करती है। अच्छा। तो ये आपके वामपंथी उग्रवाद कहा जाता है। अब ये जो वामपंथी उग्रवाद है, इसका जो थॉट प्रोसेस है, ये एक तरह से कहा जा सकता है, तो जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं कार्ल मार्क्स, उन्हीं के बेसिस पे ये सारा सिस्टम आपका चल रहा है। अच्छा, मतलब अगर ओरिजिनेशन की इससे बात करी जाए कि हाउ डज और आपका नक्सलिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं इसकी एवोल्यूशन आपको मार्क्सिज्म से देखने को मिलेगा। जी, मार्क्सिज्म से देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इसका हम इतिहास देखें, थोड़ा सा ओरिजिन देखने का प्रयास करें, तो जो मार्क्स हैं वो कह रहे हैं कि जो पूरे विश्व में आपका समस्या है वो वर्ग विभाजन का समस्या है, क्लास स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो कहते हैं इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और एक जो आपका शासन वर्ग है वो जिन पे शासन कर रहा है उनका शोषण कर रहा है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट में ये बात बनेगी नहीं, आपको रिवॉल्यूशन ले आना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन में हिंसा का आवश्यकता पड़ सकता है। तो जो हम जैसे कम्युनिज्म की हम देखते हैं, मतलब सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म पे हम चले जाएं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ब्लड शेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो नक्सलिज्म कहीं ना कहीं उसी से आपका प्रभावित देखने को मिलता है। हाँ, देखिए, क्योंकि जो अगर हिस्टोरिकल फैक्टर आप देखिएगा तो मार्क्स की आइडियोलॉजी को लेके ही आपके रसिया में रिवॉल्यूशन आया, पाम मूवमेंट जिसको बोला जाता है। उसमें पीजेंट स्ट्रगल्स था, आर्म्ड स्ट्रगल था और एंटी इंपेरियलिस्ट था। जो राजा थे, जार्स थे, वहां पे उनको उखाड़ के फेंकने का प्रयास किया और सफल हुआ। 1917 में मूवमेंट चला। इसी मूवमेंट को समझ के चाइना में आपका मूवमेंट आया, जो माओइज्म के द्वारा ये मूवमेंट आपका लेके आया गया, और उसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, जिसमें आप देखिएगा एम.एन. रॉय हैं, डांगे हैं, तो इन्होंने 1944 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भारत में किया। अब उसी के साथ साथ उन्होंने लेबर्स को, वर्कर्स को, फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया लार्ज स्केल पे उसी समय से। और भारत में इंडिपेंडेंस के पास इन्होंने 2 किसान आंदोलन करवाए, और वो जो किसान आंदोलन आपके हुए वो दोनों किसान आंदोलन सक्सेसफुल हुए। एक आपका तेभागा मूवमेंट था, जिसमें आपके
जो टैक्स रिफॉर्म की ये लोग मांग किए, 1946 का तेभागा मूवमेंट, और उसी समय 1947 से 1951 के आसपास तेलंगाना मूवमेंट आपका चलाया गया। दोनों सक्सेसफुल हुआ और दोनों कहीं ना कहीं अंडर द गाइडेंस, अंडर द स्टडी, इसको हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले काफ़ी अच्छे से अध्ययन भी कर रहे थे। तो उसी के सक्सेसफुल मूवमेंट को देखते हुए इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा आप कहिएगा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में अनइवननेस आपका रहा, रिच वेयर, भारत में बहुत अमीर लोग थे और बहुत गरीब, रिच वर गेटिंग रिचर। हाँ, वो तो पहले से ही रिच आपके जमींदारी क्लास आपका था। तो उनके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया 1952 से 1959 के बीच में, और उसको प्रॉपर आपका इंप्लीमेंट होने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने प्रभावी क्षेत्रों में किसान सभा का आयोजन करना शुरू कर दिया। तो उस किसान सभा के आयोजन में वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स होते थे, अगर एमएलए हैं तो एमएलए बैठेगा, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहेगा, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को बुलाया जाएगा, प्रशासन को बुलाया जाएगा, और जो आपकी जमीन है जिसका ग्रीवियंस है उसको लेके आया जाएगा, जमींदार को लेके आया जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का प्रयास किया जाएगा। तो दिस वॉज अ मूवमेंट लार्जली लेड बाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। किसान सभा का ये एक तरह से आयोजन करते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत प्रोएक्टिव होके भूमि सुधार किया आपके 1952 से 1959 के बीच में। उसी समय विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंस आपका दिया। हालांकि वो जो लैंड एक्वायर किए अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन में उसको गया कि वो जिम्मेदार आपकी। अब ये जो हो रहा था ये कुछ जगहों पे तो सक्सेसफुल हो रहा था, साउथ इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलता है, कुछ जगहों पे सक्सेसफुल हो गया, कुछ जगहों पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी समय आप देखिएगा कि 1964 के आसपास आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर फूट पड़ती है चाइना के वॉर को लेके। 1962 में कुछ प्रो रहते हैं, कुछ अगेंस्ट रहते हैं, और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में विभाजन होता है। एक आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आपका बनता है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट करके एमएल आपका बनेगा। उसी में एक लोकल लीडर रहेंगे जिनका नाम है चारू मजूमदार, और वो जब इस तरह की समस्याएं बार बार आएंगी तो वो कहेंगे कि भाई समस्या तो बड़ा सरल है और इस समस्या का समाधान भी बहुत सरल होना चाहिए। जमींदारों ने जमीन लिया है आपके गरीब लोगों से, आपके फार्मर कम्युनिटी से, तो समस्या बड़ा सरल, उनसे कहिए जमीन दे, नहीं देते हैं तो हिंसा से लीजिए। क्योंकि वो मायो फिलॉसफी में ज्यादा विश्वास करते हो। मायो क्या कहता है? जस्टिस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, न्याय बंदूक की नोक से निकलती है, और अगर न्याय चाहिए तो शांतिपूर्वक, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो बंदूक से लीजिए। तो चारू मजूमदार ने इस बात की एडवोकेसी की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो आपका था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तो बाद में बनेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो डिवाइड हुआ था उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। चारू मजूमदार ने कहा हम एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे, और यही आपका फर्स्ट इंसिडेंट होता है 1967 में नक्सलबारी में, जहां पे ये लगभग 150 फार्मर्स को लेके एक जमींदार के घर पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जितने भी कागज इन लोगों के लिए रखे उनको दीजिए, और वहां पे झड़प होती है और उन्होंने जमींदारों को मारते हैं, उनके जो फूड होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कहते हैं कि देखिए जस्टिस इज सर्व्ड। जैसे टेररिज्म में क्या बोला जाता है? जस्टिस इज सीवियर, प्रॉम्प्ट एंड इनफ्लेक्सिबल। तो जस्टिस क्या है? त्वरित है, अनम्य है और कठोर है। तो यहाँ पे वो दिखाएंगे कि भाई देखो हमने जस्टिस बहुत आसानी से सर्व कर दिया। तो ये आपका 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में बना, उसी के आपके ये मेंबर हैं। अब क्या होगा कि जब ये वापस आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की मीटिंग में जाएंगे तो वहां पे इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है, आप हिंसा का उपयोग कर रहे हैं। और जो हमारे पॉलिटिशियंस जो रहेंगे सो कॉल्ड उस पार्टी में, वो भी क्रिटिसाइज करेंगे, मीडिया भी क्रिटिसाइज करेगा। और चारू मजूमदार वाज अ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे नाउ वी हैव बिकम पार्लियामेंटेरियंस, पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की बात नहीं, अब आप संसद का मजा ले रहे हैं, यू हैव बिकम द पार्लियामेंटेरियंस। अब आपके पास वो सारी गाड़ियां हैं, वो सारे घर हैं, वो सारी सुविधाएं हैं,
अब आप किस लिए सांसद बने थे वो भूल चुके हैं। आप किसान सभा के आंदोलन के लिए बने थे, किसान को जमीन दिलवाने के लिए बने थे, और अब आपका वो मुख्य मुद्दा नहीं रह गया। तो वहीं से आपके चारू मजूमदार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से निकाला जाएगा, और वो फिर 1967 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी। और वही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है AICCR, वो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 1969 में बनेगा। तो ये पूरा इतिहास है जो हम लोगों को जानना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में, उससे बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। फिर उसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चारू मजूमदार को निकाला जाएगा, वो AICCR बनाएंगे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी। फिर 1969 में उसी पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर ये देखा जाए कि ये पूरा जो मूवमेंट रहा आपका नक्सलिज्म का जो पूरा का पूरा बुनियाद की अगर हम बात करें तो क्लास स्ट्रगल से स्टार्ट हुई। हाँ, ये क्लास स्ट्रगल आप कह सकते हैं, और बाद में जाके इसने एक वॉयलेंट टर्न लिया। और ये अब मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ, तो ये पूरा एरिया जो है आपका वो कहीं ना कहीं इसी का पार्ट बनता है, जो रेड कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। वो सारा का सारा जो आपका ब्रेन चाइल्ड है कहीं ना कहीं चारू मजूमदार जी के द्वारा ही दिया गया। तो ये जो अब एरिया है सर, हम ये देखना चाहते हैं आपसे कि मोस्टली जो अब की डेट में अगर हम देखा जाए तो नक्सलिज्म कहाँ आपका रिस्ट्रिक्टेड है, या पहले कैसा था, अब क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आप देखिए। नक्सलिज्म अगर आप देखिएगा तो ये लाल गलियारा जिसको आप बोलते हैं, रेड कॉरिडोर, ये वाकई में आपके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, ये सब प्रभावी क्षेत्र आपके थे। और क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो बाद में आया, लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी धीरे धीरे वहां पे फैलनी शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एम है वो क्या है, पशुपति जो आपके नेपाल में मंदिर है वहां से लेके तिरुपति तक आपके ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट जोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका सिस्टम रहा। अब सर अब ये जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं काफी। गवर्नमेंट तो अब क्लेम कर रहा है कि हम इनको लगभग समाप्त कर चुके हैं, बिकॉज ये है ही कि सर 2026 के मार्च में आपके अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने कि आज सच देखा जाए तो नक्सलिज्म जो है आपका पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। देखिए, उनकी बातों में बहुत ज्यादा आपके मतलब अब नक्सली जो हैं लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और धीरे धीरे कम होते हैं, और देश के लिए बहुत ही बड़ा ये आप कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा ये उपलब्धि है देश के लिए। क्योंकि बाहरी दुनिया से लड़ना आसान है, अपने आंतरिक लोगों से लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब सर जैसे आपने फिलॉसफी की बात करी, आपने आइडियोलॉजी की बात करी, तो उससे एक जो बहुत बड़ी आइडियोलॉजी जो निकल के आती है, या कहीं ना कहीं इसका हमेशा से रिलेशन रहा, वो है आपका माओइज्म। ठीक है, आपने जैसे बताया माओ जेडोंग के थ्रू आपका ये माओइज्म निकलता है। तो क्या ये जो माओइज्म है, क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं टू नक्सलिज्म? क्या ये दोनों बराबर है? देखिए, जो आइडियोलॉजी के फोर फादर हैं वो तो मार्क्स ही हैं। यस सर। उसी का एक स्वरूप आप देखते हैं रसिया में जिसको बोलते हैं लेनिनिज्म, उसी का एक स्वरूप आप चाइना में देखते हैं जिसको बोलते हैं माओइज्म, उसी का एक स्वरूप आप भारत में देखते हैं जिसको आप कहते हैं नक्सलिज्म। अच्छा, ठीक है। और इसी का एक स्वरूप आपको क्यूबा में भी देखने को मिलेगा, फिडेल कास्ट्रो। तो ये हाँ, तो वो सब उन्हीं के आइडियोलॉजी पे बेस आते हैं। जगह परिस्थिति में थोड़ा बहुत अंतर आपका रहता है, लेकिन आइडियोलॉजी सबका बेस आप देखिएगा मार्क्सवाद ही रहेगा। मतलब वही वो कह रहा है, ये चाहते हैं कि जो प्रोलेटेरिएट है आपके वो ओवर पावर कर ले जाए बर्जुआइज क्लास को। हाँ, और कहीं ना कहीं फिर उन्हीं को देख के मतलब स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी बनाने की, तो इनका भी एम वही है। इनका भी एम वही है। ये देखिए, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में बहुत मेजर अंतर है। यस सर। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी कहता है कि हमें अलग देश बनाना है, हमें अलग स्वायत्ता दे दीजिए, यस सर, हमें आप एक एरिया ऐसा दे दीजिए जिसमें कोई और ना आए, इन अलाइन परमिट का कुछ सिस्टम बना दीजिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना दीजिए, या कोई टेरिटोरियल सेल्फ रूल की बात, सेल्फ रूल मतलब एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हमें कर दीजिए। इंडिपेंडेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो भी हमें क्या करिए, एक ऐसी स्वायत्ता दीजिए कि हम पूरी तरह से अपने एरिया में सुप्रीम रहें।
ये कहते नहीं भाई, हमें कोई ऐसा एरिया नहीं चाहिए, हम पूरे एरिया को लेंगे और पूरे सिस्टम को उखाड़ के देखेंगे। तो दे ट्राई टू revolutionize in such a manner that the whole existing system will be overthrown and their ideology and their thought process will be implemented in whole India. मतलब एक टाइप का एक एनार्की जैसे सिचुएशन ये देखिए एनार्की तो कहीं आया ही नहीं। एनार्की की बात तो आपके कार्ल मार्क्स कहते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स और गांधी जी को हमेशा हम आइडियलिस्ट ही मानते हैं। तो एनार्की तो कहीं आया। एनार्की का सिंपल मतलब स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी जी क्यों कहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी? बिकॉज़ ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हैं। ग्राम स्वराज, एवरीबॉडी विल माइंड इट्स ओन बिजनेस। भाई आप दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाइएगा तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? विधि और शासन की जरूरत क्या है? सेल्फ रूल अगर आपके पास है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन है, सब कुछ सेल्फ है, तो बाहर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो एनार्की का सिचुएशन गांधी जी के अनुसार लेना वो असंभव सी बात है। यही आपके मार्क्स कहते हैं स्टेटलेस क्यों? क्योंकि सारे मजदूर विश्व के इकट्ठे होके आप क्रांति करिए, और क्रांति के बाद जो समाज बनेगा उसमें जब विश्व के सारे मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई स्टेट ही नहीं बचेगा, और जो कम्युन बनेगा उसमें आपके क्लास भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग प्रोलिटेरिएट करते हैं उनके रूल के बाद जो बुर्जुआ क्लास है वो समाप्त हो जाएगा, तो वो भी सर्वहारा में शामिल हो जाएंगे। एवरीबॉडी विल बिकम आपके प्रोलिटेरिएट, तो क्लास ही नहीं रहेगा कोई। जब क्लास ही नहीं रहेगा, एक ही क्लास ही रहेगा तो क्लासलेस कहिए उसको। तो क्लासलेस, स्टेटलेस, रिलीजनलेस, तो एनार्की वो भी कह रहे हैं। अब सर इसमें आगे देखेंगे, जैसे आपने माओइज्म को आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या है, इसका क्या मानना था। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल मास मूवमेंट है, ये एक मतलब एक दिन का तो आपको खड़ा किया नहीं गया है, ये काफी फेजेस के थ्रू आपको देखने को मिलेगा जी। तो उन फेजेस के बारे में आप हमें बताएं कि कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे आपका ये आगे बढ़ा, और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि काफी हद तक आपका समाप्त हुआ। तो फेजेस के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो चारू मजूमदार का फिलॉसफी रहा है इस चीज को बढ़ाने के लिए, वो इस फेज को समझने में आपको मदद करेगा। उनकी जो फिलॉसफी रही है वो उसको आप 5 शब्दों में समझ सकते हैं। स्पेड, SPADE। एस का आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल अलायंस। एस का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है? जो आपके नेपाल के माओइस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करिए, जो आपके म्यांमार के उनसे, बांग्लादेश के उनसे, पाकिस्तान में कोई यूनिफाई करने की कोशिश, हाँ उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल अलायंस। फिर पी से है प्रोपोगेंडा कैंपेन। अपनी विचारों का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, ठीक है। ए से आप देखिएगा आर्म्ड स्ट्रगल, सशस्त्र विद्रोह करेंगे हम, तो आर्म्ड स्ट्रगल आपका होगा। बी से डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, सरकार के सारे कामों का दुष्प्रचार करेंगे, दुष्प्रचार अभियान जिसको बोला जाता है, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। तो सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनको ऐसा दिखाएंगे कि कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार के किसी काम को भी हम गलत दिखाएंगे, अच्छा उनको बताएंगे ही नहीं। रोड बनाएंगे तो भी हम बताएंगे, डेवलपमेंट को नेगेट करते चलेंगे, डेवलपमेंट को निगेट करते चलेंगे, डेवलपमेंट को नहीं होने देंगे। और आपके गवर्नमेंट को हमेशा एक बैड फेज में, बैड लाइट में दिखाने का प्रयास करेंगे। डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन आपका है। ई से है एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमी, वर्ग दुश्मन का सर्वनाश। ये पूरी जो आपकी नक्सलवाद की जो फिलॉसफी आपकी है, जो एक तरह से आप बात कह सकते हैं कि चारू मजूमदार का जो फिलॉसफी है वो इन्हीं 5 बातों पे निर्भर करेगा। विश्व स्तरीय आप संगठन से संपर्क में रहिए, अपनी बातों का प्रचार प्रसार करिए, अपने आइडियोलॉजी का, जो भी आपके नक्सलवाद का आइडियोलॉजी है, इक्वलिटी मिल आने का और जस्टिस दिलाने का, उसका प्रचार प्रसार करिए। तीसरा, आप आर्म्ड स्ट्रगल करिए, सशस्त्र विद्रोह रहेगा। सरकार को हमेशा गलत दिशा में दिखाइए, गलत आप बैड आइडियाज लेके उनके लिए आइए, हमेशा उनको गलत बनाने का प्रयास करिए। वर्ग दुश्मन का सर्वनाश करिए। तो इनिशियली जो 1967 में आपका फेज स्टार्ट होता है, वो 1967 से 1980s के बीच में आप देखिएगा, इस समय यही आपका लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार, ये सारा सिस्टम आपका चलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपना आइडियोलॉजी बनाया था वो ये था कि हम लोग क्या करेंगे, गांवों पे कब्जा करेंगे, और ये गांव क्या कहेंगे, सर्कल कर जाएंगे अर्बन एरियाज को। तो गांव को पहले हम अपने कब्जे में लेंगे। गांव के लोग सरल हैं,
समस्याएं गांव में ज्यादा हैं, लोग आइडेंटिफाई करेंगे अपनी समस्याओं से, तो पहले हम गांव में अपना बेस बनाएंगे और फिर धीरे धीरे वी विल इनसर्कल द सिटीज। और जो चारों मौजूदार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, जो अर्बन एरिया में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, दे आर नॉट सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। ये क्राइसिस सेंटर बन चुके हैं, ये आपदा केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे पढ़े लिखे निकल के बाहर आते हैं, ये भारत की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करते। मूल समस्याएं क्या हैं? इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी है, फार्मर्स क्राइसिस है, उन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं और कोई समस्या का समाधान नहीं करते। तो इन्होंने आह्वान दिया कि जो भी आपके अर्बन एरियाज के बच्चे हैं, शहरों में जो पढ़ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के, यूनिवर्सिटीज छोड़ के इस मुद्दे पे हमारे साथ आए। जो अर्बन नक्सलिज्म हम पढ़ते हैं, अर्बन नक्सल जो बोलते हैं, अर्बन नक्सल्स तो एकदम आपका है, जो आप कहिएगा कि डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन जो ये चलाते हैं वो कैसे चलाएंगे? इन्हीं के थ्रू चलाते हैं। अर्बन नक्सल्स के ही थ्रू जो बुद्धिजीवी आपके देश के अंदर हैं, जो इनको साइलेंट सपोर्ट देते हैं, एनजीओ से फंडिंग करवाने का जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हम लोग पढ़ते हैं, वो ये कंसेप्ट जो है वो यहीं से निकल के आता है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जो इनके लिए, जो इनके आइडियोलॉजी के लिए आपके ग्राउंड पे वर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं हाँ, वो आप देख सकते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स तो हर फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी ये बातें देखने को मिल जाएंगी, हर क्षेत्र में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। तो ये इनका मेजर रहेगा कि आइडियल स्मैशिंग करिए। जो आपकी मूर्तियां हैं, गांधी की, नेहरू की मूर्तियों का क्या मतलब, इन्होंने क्या दिया है देश? आइडियल स्मैशिंग। देन आप सर्कल करिए शहरों को, गांव को पहले आप अपने पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कब्जे में लीजिए, उनको अपने प्रभाव में लीजिए और फिर शहर को इंसर्कल करिए। और जो बच्चे हैं उनको समझाइए, जो यूनिवर्सिटीज गोइंग स्टूडेंट्स, उनको समझाइए कि आप क्राइसिस सेंटर में हो। मतलब आप जब देश की समस्याएं मूलभूत का ही समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई का क्या अर्थ है? तो ये एक मेजर आपका रहेगा। तो ये 1967 में इस आइडियोलॉजी पे आपके चले, और इन्होंने जो आर्म्स का चयन किया, वो आर्म्स के बड़े छोटे मोटे आपके आर्म्स जो फार्मर्स लेके चलते थे, जैसे कुदाली हो गया, हसुआ हो गया, सिक्कल हो गया। हाँ, सिक्कल। तो इनसे आइडेंटिफिकेशन आपका ना हो, एक तो ये भी आपका बात है। आसानी से आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि आप आर्म्स लेके जा रहे हैं। कभी भी इसका यूज आप कर सकते हैं, कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं, तो कोई ऐसी इसमें शक की बात ना रहे। तो ऐसे आर्म्ड स्ट्रगल आपके हुए। फिर ये जिनका भी जमींदार को, जिनके खिलाफ हिंसा करनी होती थी, उसका रेकी करते थे, उसका स्टडी करते थे, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, फिर वहां पे ऐसा काम होता था। उसी समय जब ये मारा जाएगा तो इनके जो सहयोगी होंगे वो वहां पे अपनी बातों का प्रचार प्रसार करेंगे कि देखिए हमने न्याय दिया, त्वरित न्याय दिया, तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान किया, आप हमारे साथ जुड़िए। तो दे विल आपके प्रोपोगेट देयर आइडियाज, एट द सेम टाइम दे विल यूज दोज आइडियाज टू डिसइंफॉर्म द पब्लिक। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाएंगे, आर्म्ड स्ट्रगल कर ही रहे हैं। और वर्ग दुश्मन में इन्होंने पहले वर्ग दुश्मन में जमींदारों को शामिल किया, और दूसरा आपके रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, क्योंकि जमींदारों को ऋण देने के लिए जब आप जाइएगा तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स से आपको मिलेगा। रेवेन्यू ऑफिशियल्स की 60 गांठ आपकी थी जमींदारों के साथ, क्योंकि हाई क्लास के जमींदार हैं, और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स उस समय हैं वो भी आपकी इलीट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में 60 गांठ होता है, और इस वजह से उनके वर्ग दुश्मन में पहले जमींदार, फिर रेवेन्यू ऑफिशियल। कुछ जगहों पे जब ये जाएंगे कि भाई अब रेवेन्यू ऑफिशियल नहीं सुन रहा तो पुलिस के पास जाएं, पुलिस भी इनकी सुनवाई नहीं करेगी। तो वर्ग दुश्मन में पहले फेज में इनके 3 दुश्मन होंगे, और वो होंगे जमींदार, देन आपके रेवेन्यू ऑफिशियल, एंड देन पुलिस। ये आप देखिएगा। तो सर ये आपने जैसे बताया हमें फेज, ये 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। तो पहला तो वही आपका 67 से 80 तक जी, आइडियोलॉजिकल बर्थ होता है आपका, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। जी। फिर आपका एक्सपेंशन कंसोलिडेशन की बात है। फिर पीक वायलेंस का फेज है आपका 2000-2010, जब आपने वो 3 जो थ्रेड्स बताए उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश है। फिर 2010 से प्रेजेंट की बात करें तो डिक्लाइन और कंटेनमेंट हमारा देखा गया। अब ये जो फेजेस हैं आपके सर, इस फेजेस को थोड़ा सा और डिटेल में अगली क्लास में देखना चाहूँगा, ठीक है? आजकल इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप हमें इसके पूरे के पूरे फेजेस हैं, तो उसको प्रिपरेटरी फेज कौन सा है आपका, या आपका नेक्स्ट फेज गोरिल्ला फेज कौन सा है, तो उसको और थोड़ा सा डीपली आप हमें बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस पर गहन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।
तो केवल पहला पेज ही बता रहे थे यार। ये पूरा पहले ही फेज था आपने? हाँ। अच्छा, मेरे को लगा सर सारा बता दिया आपने। नहीं, अभी तो 1967 1980 ही बोल रहे थे, अभी तो चारू मजुमदार मरा ही नहीं है। हाँ, तब तो बोला कि अब गहन अध्ययन करेंगे तो नेक्स्ट फेज में आप सबको सारा बताएंगे ना। अच्छा, अभी तो चारू मजुमदार मरेगा 72 में। अच्छा, तो सर आपने फिर ये जो फोर्स ये बताया कि हमने चिन्हित कर लिया है इन लोगों को। एनिलेशन ऑफ क्लास एनमी का फर्स्ट वो चिन्हित है, अभी तो फिर इसमें पॉलिटिशियंस आएंगे, सिविल सर्वेंट्स आएंगे, तो फिर ये इनके साथ ये सेकंड थर्ड पेज में आएंगे। अभी फर्स्ट पेज में केवल 3 लोग हैं, वो कौन है? पुलिस, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जमींदार। अच्छा, ये आइडियोलॉजी बर्थ में हाँ, ये तीनों को वर्ग दुश्मन बना लेंगे। इस पेज में आके इनका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पीपल वॉर ग्रुप।